नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था स्वतंत्रता तक, यानी संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 से। इसने काम करना शुरू किया। फिर बीच में 3 जून 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत का सत्ता स्थानांतरण हुआ, है ना, ट्रांसफ़र हुआ सत्ता का। लेकिन संविधान बन ही रहा था और अभी तक अम्बेडकर जी संविधान में सभा में नहीं थे। अब अम्बेडकर जी संविधान सभा में आ जाते हैं, यानी कि 1947 के बाद। तो कुछ समितियां हैं, जैसे प्रारूप समिति है, संघ शक्ति समिति है, संचालन समिति है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप इसके पहले थोड़ा सा आइए, मैं समितियों के बारे में आपको बताऊंगा, उसके पहले संक्षिप्त में आप समझिए। जब 9 दिसंबर को पहली बार बैठक हुई 1946 में दिल्ली में, है ना, संसद भवन जो आज का है वहाँ पे, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 11 तारीख को बैठक हुई 1946 में ही, और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हुए। उसके बाद 13 तारीख को, यानी कि 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर एक उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान में मुख्य मुख्य बातें क्या होंगी, संविधान लोकतांत्रिक कैसा रहेगा, अल्पसंख्यकों के लिए कैसा रहेगा, मौलिक अधिकार किस तरह से रहेगा, यानी एक तरह से संविधान का दर्शन। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में इसी का संशोधित रूप ही हमारा प्रस्तावना बना, जो कि अगला टॉपिक हमारा प्रस्तावना का है, उसको हम पढ़ेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में लाया गया, और इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। पारित हुआ। पारित का मतलब कि सर्वसम्मत से संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये जरूरी है। तो 22 जनवरी 1947 अब स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और अंबेडकर जी पुणे वाली सीट से चुन करके संविधान में आ चुके हैं और उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो अब यहाँ से बात शुरू होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, यानी कि 7 सदस्य थे। 6 सदस्य थे और एक मुख्य सदस्य जिनको अध्यक्ष बोलते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। बाकी लोग कौन कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी, ये 7 लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आपके मन में ये होगा कि प्रारूप समिति क्या है, इसका काम क्या था, और ये अन्य जितनी भी समितियां हैं, 7 समितियां बहुत थी मुख्य रूप से, बाकी बहुत समितियां थीं, उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति ही क्यों है। देखिए, प्रारूप समिति को एक जिम्मेदारी दी गई कि जितनी भी समितियां मिलकर के या संविधान सभा में जितने भी लोग हैं, जो बात कहेंगे कि संविधान में ये बातें होनी चाहिए, उन सारी बातों की आप एक जगह कोडिंग करेंगे। कोडिंग, लिस्टिंग, यानी वो बात किस तरह होगी, कहाँ पे होगी, किस सेंस में होगी, इसकी कोडिंग आप करेंगे। और वो बात अगर सही है तो हूबहू वही कोडिंग करेंगे। अगर उस बात में कुछ संशोधन किया जा सकता है तो संशोधन करके, और वो बात खारिज की जा सकती है तो आप उस बात को खारिज भी कर दीजिएगा। कारण बताना पड़ेगा कि क्यों खारिज किया गया। तो जितने भी लोगों ने सुझाव दिया, बात रखी, लिखित मौखिक किसी भी तरह से, उन सब की एक कोडिंग की गई और इसमें बड़ा समय लगा, लंबा समय लगा। फिर वो जो कोडिंग हो गई, यानी जो लिखी गई बात सारी, उसको प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में और उसी पर बहस हुई। 3 तरह की बहस हुई, उसको वाचन बोलते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन में एकदम कंप्लीट किया गया कि हाँ अब हमारा संविधान पूरी तरह से यही रहेगा। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन किसका हुआ? प्रारूप समिति के सदस्यों ने मिल करके जितनी बातों की कोडिंग की थी, यानी संविधान में क्रम वाइज लिखा था, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, सब कुछ उसको पढ़ा गया, उस पर संशोधन किया गया, उस पर बहस हुई, है ना। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अब आप समझिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 में संविधान सभा में आते हैं, फरवरी के महीने में, फरवरी में। तो फरवरी के महीने में वो अपना ये जो प्रारूप समिति है, मतलब प्रारूप समिति में जो काम हुआ, जो उन्होंने कोडिंग करी, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, हमने आगे बनाया है क्या? हाँ, चलिए यहाँ बताते हैं। तो आप तारीख समझिएगा, महीना फरवरी 1948। यहाँ पे क्या हुआ? पेश किया गया, पेश किया गया। क्या किया गया? प्रारूप पेश किया गया, प्रारूप पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया? आप समझ ही रहे हैं, संविधान सभा में। लेकिन इसके पहले ये जो प्रारूप समिति बनी, वो बनी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति स्थापित हुई या बनी, जो भी आप समझिए, या इसका निर्माण हुआ। तो 2 तारीख आपको समझनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई संविधान सभा द्वारा। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 और लोग। इस प्रारूप समिति को जो काम दिया गया अभी आप समझ ही गए। तो इस प्रारूप समिति ने अगस्त से काम करना शुरू किया और फरवरी में इसने अपना काम पूरा कर दिया, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 6 महीने में। इसके लिए उसने लगभग 141 बैठकें की थी, 141 बैठकें। अब जब फरवरी 1948 में ये पूरा संविधान का प्रारूप आया, पूरा संविधान का प्रारूप आने का मतलब पूरा संविधान लिख दिया गया और उसे पटल पर रख दिया गया। अंबेडकर जी ने रख दिया कि देखिए ये हमारा संविधान है, अब आप लोग बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो जो संविधान सभा थी उसने क्या किया, जैसे आज संसद में अगर कोई कानून बनता है तो क्या होता है, वो पब्लिक में भी प्रकाशित किया जाता है, पब्लिक की राय भी ली जाती है। फिर उसके बाद लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में अलग अलग तरह से पारित होता है और उसमें भी बड़ा सिस्टम है, कैसे उस पर बहस होगी, कब बहस होगी, कब वोटिंग होगी, वगैरह वगैरह। सेम प्रोसेस वहाँ भी था। तो पहले इसे पब्लिक प्रकाशित किया गया, यानी ये कहा गया कि पहले अपने देश के लोगों से पूछा जाए कि जो हमारा संविधान बना है उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या वो परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है। तो फरवरी 1948 में ही इसे प्रकाशित कर दिया गया आम लोगों के लिए और आम लोगों की राय लिया जाने लगा। और 8 महीने बाद, 8 माह बाद, यानी 8 माह तक लोगों के सुझाव आते रहे। अब लोग कौन सुझाव देंगे? जो उसमें पढ़े लिखे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, जागरूक लोग थे। उस समय लिटरेसी बहुत कम थी, तो आम आदमी तो बिल्कुल जानता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। इतना सोशल मीडिया भी नहीं थी कि हर बात की खबर एक आम आदमी को भी रहे। तो आम आदमी के लिए एक समझो कुछ भी नहीं था, केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, प्रतिष्ठित लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। तो 8 माह बाद सुझाव आए। कितने सुझाव आए? लगभग 7,653 सुझाव आए। सुझाव का मतलब संशोधन। 7,653 बातों में संशोधन होना चाहिए था, जिस पर लगभग 2400 कुछ बातों पर बहस हुई, मतलब संशोधन किया गया। तो मतलब 8 माह बाद प्रकाशित हुआ, सुझाव आया, फिर जो सुझाव आया उस पर बात हुई, फिर दोबारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद फिर इसे संविधान सभा में अंतिम वाचन के लिए रखा गया कि अब लोगों की राय आ गई, लोगों के सुझाव आ गए, अब बताइए क्या किया जाए। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसी में हम पढ़ लेते हैं कि वाचन शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम वाचन। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि वाचन का मतलब यहाँ पर क्या है। जो प्रारूप समिति ने बनाया है, लिखा है, उस पर बहस ही वाचन है। तो पहला वाचन शुरू होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर, ये सब तारीख परीक्षा में पूछी जाती है, 1948 तक प्रथम वाचन। 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 6 दिन तक प्रथम वाचन चला। इस पे क्या हुआ कि जो संविधान लिखा गया था उसको सबको दे दिया गया, पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा और एक सामान्य अपनी राय रखी। इस पे कोई वोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, जैसे आज कानून में होता है। कानून कोई बनता है तो पहली बार वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, केवल आम राय ली जाती है। तो यहाँ पर भी आम राय ली गई, है ना।
मोटा मोटा। तो इसी को बोला गया प्रथम वाचन 4 तारीख से 9 तारीख तक नवंबर में। फिर उसके बाद दूसरा वाचन होता है। दूसरा वाचन ही मुख्य है। दूसरा वाचन शुरू कब होता है? तो ये शुरू होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 सबसे लंबा चला। देखिए नवंबर से अक्टूबर मतलब लगभग 11 महीना चला। तो ये जो 11 महीना है इस पे द्वितीय वाचन हुआ। द्वितीय वाचन का मतलब समझते हैं? सब लोगों ने अपनी अपनी राय दिया, जो सुझाव देना था सुझाव दिया, जो संशोधन करना था संशोधन किया, सब कुछ यहीं पर हुआ। सब कुछ यहीं पे होने का मतलब जो होना था यहाँ हो गया, लगभग कुछ बचा नहीं। थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं जिसे हम लोग तीसरा वाचन में रख सकते हैं। तीसरा वाचन, और तीसरा वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये तारीख आप बहुत सुने होंगे नाम इसका, 26 नवंबर 1949। तीसरे वाचन की समाप्ति होती है 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर दिया गया कि अब अंतिम रूप से ये जो संविधान में जितनी बातें लिखी गई हैं वही अब रहेंगी, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, और इसी 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? आज संविधान दिवस। अब 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर को इसे एक तरह से अंतिम रूप से पारित कर दिया गया कि हाँ ठीक है, अब इसमें कोई संशोधन होगा नहीं, और इसकी लगभग 15 अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए। 15 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए, बाकी के अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 के लिए छोड़ा गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आया कि जब यहाँ पर संविधान बनकर कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, तो फिर 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं पूरी तरह से लागू कर दिया गया? क्यों 15 ही अनुच्छेदों को लागू किया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो? तो अब इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, अब आपको अच्छे से समझना है। तो हमने एक तारीख क्या लिखी थी? 26 नवंबर 1949। दूसरी तारीख क्या हम लिख रहे हैं? 26 जनवरी 1950। यहाँ पर हाँ यही भी समझ लेते हैं, फिर दूसरी बात बताते हैं। दरअसल हुआ क्या था, हम जब गुलाम थे उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1929 में। 1929 में अध्यक्ष बनाए गए JL नेहरू। थोड़ा इतिहास की बात कर लें तब समझ में आएगा। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर, पाकिस्तान में। हर वर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था और उसमें कांग्रेस का एक अध्यक्ष चुना जाता था कि अब आज से अगले 1 साल तक कौन अध्यक्ष रहेगा। तो उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। और रावी नदी है, रावी नदी। इस अधिवेशन में ये पारित हुआ कि भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना, संपूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज। हम पढ़ते हैं एक स्वराज जो बाल गंगाधर तिलक जी का है, एक पढ़ते हैं संपूर्ण स्वराज। तो स्वराज में संपूर्णता नहीं थी, स्वराज में वो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट रहे, मतलब रक्षा विभाग, संचार विभाग और विदेश नीति ये तीनों अंग्रेजों के हाथ में रहे, बाकी हम लोग करें, ये स्वराज था। लेकिन संपूर्ण स्वराज का मतलब कि ये तीनों भी हमें मिल जाएं। तो संपूर्ण स्वतंत्रता एक तरह से घोषित कर दिया गया और भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया, प्रतीकात्मक कि आज से भारत आज़ाद होता है। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पहली बार। और 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, फिर 30 में ना होकर के 31 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पटेल जी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसके अध्यक्ष थे कराची में। 30 में नहीं हुआ था अधिवेशन। 30 में भारत को
स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, झंडा फहराया गया। जो झंडा आज हम लोग फहराते हैं यही झंडा रावी नदी किनारे फहराया गया। तो प्रथा बन गई कि 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 1930 से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। भारत आज़ाद नहीं है, गुलाम ही है, लेकिन अब सरकारें बन रही हैं प्रांतों में भी, है ना। आप देखेंगे कि अस्थाई सरकार बनी थी, उसमें बहुत सारे भारतीय थे, तो भारतीय प्रशासन अपना चला रहे थे और एक मनसा बन ही गई थी कि अब आज़ाद होना ही है। तो 30 से ही आज़ादी मना रहे थे। तो जब संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया है। संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त। अब गणतंत्र दिवस हो जाएगा 26 नवंबर। तो ये वाली तारीख भुला दी जाएगी जो 1930 से ही, यानी कि 17 साल पहले से ही चली आ रही थी, 18 साल पहले से, वो भुला दी जाएगी। तो क्या होगा? तो इसीलिए इसको रोका गया, कहा गया कि नहीं, इस तारीख को छोड़िए, आप इस तारीख को पकड़िए। 26 जनवरी को हम लोग संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे अब, और संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे। तो ये तारीख भूल न जाए, इस तारीख को हमेशा याद रखा जाए, इसके लिए संविधान को कुछ समय के लिए टाला गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कोई डोमिनियन स्टेट भी खत्म हो गया। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया भारत, गणतंत्र बन गया भारत। ये सब प्रस्तावना में आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अब यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको और समझा दूं और क्लियर हो जाएगी बात। एक तारीख आपने देखा 15 अगस्त 1947, फिर एक तारीख और आपने देखा 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 तक भारत क्या था? यहाँ तक भारत क्या था? गुलाम, मतलब पूरा नियंत्रण अंग्रेज़ों का था। 15 अगस्त 1947 से भारत जब आज़ाद हो जाता है तो भारत बन जाता है डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट। 15 अगस्त 1947 के पहले तक भारत क्या है? उपनिवेश है। यहाँ पे उपनिवेश भी लिख सकते हैं, यानी उपनिवेश है या कहें कि गुलाम है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान नहीं अभी बना है, संविधान बन ही रहा है। तो बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो अंग्रेज ही कर रहे हैं, है ना। तो भारत क्या है? डोमिनियन स्टेट है, यानी अभी आंतरिक मामले तो भारत देखेगा, लेकिन बाह्य मामले, विदेश नीति, संचार नीति, ये सारे मामले अंग्रेज देखेंगे अभी। तो इसीलिए इसको डोमिनियन स्टेट कहा गया। और ये डोमिनियन स्टेट कहाँ तक रहा? 26 जनवरी 1950 तक। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया तो ये डोमिनियन स्टेट खत्म होकर के संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश बन गया, संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश। यानी अब डोमिनियन भी हट गया, किसी का हस्तक्षेप नहीं है, हम आंतरिक मामले भी देखेंगे और बाह्य मामले भी देखेंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि भारत को संपूर्ण आज़ादी कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। अब परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान लागू कब होगा, केवल ये कहा जाए संविधान लागू कब हुआ, तो तारीख होगी 26 नवंबर 1949। अगर ये कहा जाए कि गणतंत्र कब बना भारत, गणतंत्र तो बना है 26 जनवरी 1950 को। अगर ये कहा जाए कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो संपूर्ण शब्द नहीं रहेगा, केवल लागू रहेगा, या रहेगा अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर ही माना जाएगा, है ना। ये सारी बातें हम आपको जब अगला टॉपिक प्रस्तावना होगा तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। अभी जितना बता रहे हैं केवल उतना ही याद रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ संघों की, समितियों की। जैसे एक समिति थी संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक प्रांतीय संविधान समिति थी। देखो, एक संघ संविधान समिति, एक प्रांतीय संविधान समिति। संघ शब्द लिखा रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांत लिख दिया जाएगा तो वल्लभ भाई पटेल। ये दो समितियां आप याद रखिएगा। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, पटेल जी यहाँ हैं। झंडा समिति,
संचालन समिति, नियम समिति, देशी रियासत समझौता समिति, ये सब समितियों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं जो पहले भारत के राष्ट्रपति बने, और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अंबेडकर जी हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं, आवश्यक तथ्य देख लेते हैं। HBR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। परीक्षा में पूछा जाता है, ये फैक्ट है। HBR आयंगर संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR आयंगर। फिर LN मुखर्जी संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार थे, यानी चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, कैलीग्राफर। जैसे जो अंबेडकर जी जो हैं, आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो वो क्या हुआ, जितनी भी बातें थी प्रारूप समिति में वो उसकी कोडिंग किए थे और सेम टू सेम वैसे ही टाइपिंग किया गया। तो जो टाइपिस्ट थे, मतलब लेखक क्या कहें इसको, जो टाइपिंग करने वाले थे ना, उन्हें वो सुलेखक उनको बोलते हैं। यानी जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए, अब ऐसे तो कोई आदमी लिख नहीं पाएगा, हैंड राइटिंग में ही लिखेगा, हाथ से ही लिखेगा, या मान लीजिए थोड़ा थोड़ा टाइप करके लिखेगा। अंत में उसको एक बाइंडिंग होगी किताब की, तो बाइंडिंग जो किया, यानी जो टाइप किया, उसकी बात हो रही है प्रेम बिहारी नारायण। जैसे हमने किताब लिखी है आधुनिक भूमि पैमाइश, तो हमने उसको कॉपी में लिखा ना, हैंड राइटिंग में, फिर उसको हमने दे दिया एक व्यक्ति को, उसने पूरा उसको टाइप कर दिया, पूरी उसकी बॉन्डिंग कर दी। उससे मतलब नहीं, वो तो हम किसी से भी करवा सकते हैं, वो तो एक टाइपिस्ट है। मेन है कि हमने किताब लिखा ना, तो हमारा महत्व है, टाइपिस्ट वाले का क्या महत्व है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण कौन किया, मैंने सजावट उसमें कौन किया, तो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया। ये सब फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा गया था, तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया। ठीक, वही बात। पूरा संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मैं बहुत लोगों से पूछ चुका, जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, कि ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का मतलब क्या है, ये कहाँ से जोड़ा जाता है? कोई नहीं बता पाया कोई ध्यान ही नहीं देता है। मैं बताता हूँ कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कहाँ से आया। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। जब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन। मतलब यहाँ से यहाँ घटा दीजिए, जैसे आप करते हैं ना, अपने जन्मतिथि निकालते हैं, तो इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे घटाएंगे तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन आएगा। लेकिन यहाँ तो 18 दिन है, तो एक दिन कहाँ से आया? तो आप समझिए कि कुल संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? कुल 12 बैठक हुई थी। तो जो 11वीं बैठक थी, 11वीं बैठक, सॉरी ये वाली 11वीं बैठक थी, ये 26 नवंबर 1949 को। ये तो पहली बैठक थी। 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को थी और यहीं पे काम कंप्लीट हो गया था। 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, 324 और नागरिकता 5, 6, 7, 8 इस तरह से। फिर अंतिम बैठक इसकी, जिसे हम लोग 12वीं बैठक बोलते हैं, 12वीं बैठक वो हुई थी 24 जनवरी को 1950 को। बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से उस संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था और 284 लोग थे उस समय। 26 नवंबर को भी हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन 15 अनुच्छेद के लिए इस तारीख को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था
पूरे अनुच्छेद के लिए। तो कितने अनुच्छेद थे टोटल? 395 अनुच्छेद थे, 12 भाग थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है, 22 भाग। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं, लेकिन अनुसूची 12 हो गई है, यानी कि 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। तो जो ये 12वीं बैठक 24 जनवरी को हुई थी, इसको भी एक दिन माना जाता है कि इस दिन भी पूरा काम हुआ। तो इसीलिए एक दिन यहाँ जोड़ दीजिए, तो जो ये 17 है वो हो जाएगा 18। ठीक, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनकर तैयार। और 24 जनवरी को क्या क्या हुआ था, कुछ महत्वपूर्ण बात ये भी जान लीजिए। 24 जनवरी को क्या क्या हुआ था? एक तो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं। और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। मुख्य रूप से ये 3 काम हुए थे और अंतिम बैठक हुई थी। कब? ये 24 तारीख की बात हो रही है, 24 जनवरी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान कब संविधान में अपनाया गया? 24 जनवरी। राष्ट्रगीत 24 जनवरी। और राष्ट्रपति कब नियुक्त किए गए? 24 जनवरी। 26 जनवरी तारीख रख दी गई कि 26 जनवरी को ये सारा काम शुरू हो जाएगा अंतिम रूप से। इस सब की बात हुई 24 जनवरी को। तो बस हमारा संविधान लागू हो गया। अब जब संविधान लागू हो गया तो अब क्या होगा? पहला चुनाव होगा लोकसभा का, और पहला लोकसभा का चुनाव होगा। अंबेडकर जी कानून मंत्री बनेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं ही, पहले ही बन गए हैं। तो बस यहीं तक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स। ये कौन सी प्रस्तावना है? वही जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित करवाया था, उसी का संशोधित रूप प्रस्तावना है। जैसे हमारा एक संविधान है, तो इस संविधान का एक छोटा सा हिस्सा, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना भी संविधान का एक हिस्सा है। प्रस्तावना को हम आज की भाषा में भूमिका कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निबंध लिखता है, तो जिस टॉपिक पर निबंध लिखता है, निबंध लिखने के पहले 3-4 लाइन में उसकी भूमिका लिखता है। उस भूमिका को पढ़कर ही व्यक्ति समझ जाएगा कि आगे किन चीज़ों का वर्णन किया गया होगा। कोई कहानी भी कोई लेखक लिखता है, तो कहानी लिखने के पहले उस पूरी कहानी की एक भूमिका लिख देता है। भूमिका का मतलब शुरुआत से आखिर तक मुख्य हेडिंग, जो आदमी को, एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी समझ जाए कि मैं जो कहानी पढ़ूंगा उस कहानी में दरअसल किस चीज़ की बात की गई होगी। धर्म की बात की गई होगी, दर्शन की बात की गई होगी, विज्ञान की बात की गई होगी, कि कथा कहानी क्या है, वो भूमिका में समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे संविधान में क्या क्या लिखा है, हमारे संविधान का क्या क्या उद्देश्य है, ये सारी एक झलक प्रस्तावना में मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा अगला। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इसका लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट जरूर करिएगा कुछ ना कुछ। जय हिंद, जय भारत।